वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हो गई। एक नाथ शिंदे जी, अजित पवार जी दोनों उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं और देवेंद्र फडणवीस जी के माथे पर बड़ा सा तिलक लगा करके, बड़ा सा तिलक इसलिए कि मुख्यमंत्री का दायित्व प्रतीकात्मक रूप से कह सकते हैं कि उनको अब मिल चुका है और यहाँ से महाराष्ट्र अब एक रास्ता शुरू कर रहा है, जिस रास्ते की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस जी ने नहीं, क्योंकि वो तो 5 साल पुरानी बात हो गई। एकनाथ शिंदे जी ने जिस सनातनी रास्ते पर, जिस हिंदुत्व के रास्ते पर कदम आगे बढ़ाया है 2.5 साल में, उस रास्ते पर आगे बढ़ने का कार्य अब देवेंद्र फडणवीस जी को करना है, जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो अब देवेंद्र फडणवीस जी को कई सारे मोर्चों पर संभल के भी चलना होगा। कहीं उनको आक्रामक होना पड़ेगा, कहीं सुरक्षात्मक होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एक गलती एकनाथ शिंदे जी से उनकी तुलना करने के लिए लोगों के लिए पर्याप्त होगी। एकनाथ शिंदे जी कहीं से कमतर मुख्यमंत्री नहीं थे, ये तो मानना पड़ेगी। एकनाथ शिंदे जी कहीं से भी किसी भी आरोप में घिरे हुए मुख्यमंत्री नहीं थे। ऐसा कोई भी बड़ा कारण नहीं था जिसके कारण से एकनाथ शिंदे जी को बदला जाए। हाँ, राजनीति ये कहती है कि भाई जिसकी 132 सीटें हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और देवेंद्र फडणवीस खुद पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में आपके साथ में 2.5 साल काम कर चुके हैं, उनको अवसर दिया जाए, उनको भी काम का मौका दिया जाए। ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कोई एक भी ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण से उनको सजा के बतौर मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए। शायद यही कारण रहा होगा, उनके मन में भी यही बात आई होगी, या अन्य लोगों ने भी यही उनके मन में सवाल डाला होगा कि आखिर आपको हटा क्यों रहे हैं। तो ये कोई कारण नहीं है कि उनको क्यों हटाया, लेकिन उनको क्यों रखें इसके भी कोई बड़े कारण नहीं है। अब स्थिति ये है कि आपको बीजेपी का मुख्यमंत्री तो रखना ही था। देवेंद्र जी के स्थान पर नितिन गडकरी जी हो जाते, या 52 कुले जी हो जाते, 53 कुले जी हो जाते, 54 कुले जी हो जाते। मैं कवि हूँ तो जरा मजाक के तौर में बोल रहा हूँ, कोई भी XYZ हो जाता, लेकिन होना बीजेपी की तरफ से ही था, अन्यथा ये बीजेपी के साथ अन्याय हो जाता। समीकरण कुछ ऐसे थे। ये तो जब 105 सीटें मिली के साथ में, ये शिवसेना के साथ, टूटी हुई शिवसेना के साथ एकनाथ जी के साथ जब जुड़े थे, उसी समय देवेंद्र फडणवीस को ही होना चाहिए था। लेकिन खैर अब हुए। अब बात चलती है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विचारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की पूजा करके और उसी के पीछे लामबंदी करके और तद अनुरूप विचार को परे रख के, व्यक्ति को आगे करके और फिर वो सरकार चलाए, ऐसी पार्टी नहीं है। ऐसी पार्टी उसको होना भी नहीं चाहिए, ये ऐसी पार्टी होगी भी नहीं। और जो कोई भी ऐसा प्रयास करेगा वो इसमें अंततोगत्वा असफल होगा, ये सत्य है। देवेंद्र फडणवीस जी को अवसर मिला, एक बार 5 साल पहले किया, 2.5 साल तो उप मुख्यमंत्री के रूप में किया, अब मुख्यमंत्री के रूप में भी वो 5 साल करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अपेक्षा करना कि देवेंद्र फडणवीस ही अब मुख्यमंत्री होते रहेंगे, ये बाकी के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है, क्योंकि ये व्यक्तिवादी हो गया। आप किसी को अवसर तो दीजिए, ना कर पाए तो फिर तीसरे को दीजिए, चौथे को दीजिए। और यही बीजेपी बोलती, यही माननीय मोदी जी बोलते हैं कि मैं कई सारे युवकों को इसमें लाना चाहता हूं, और ये हर पार्टी को करना चाहिए, और बीजेपी तो इसीलिए करती है, तो करना भी चाहिए। व्यक्तिवादी नहीं, अवसर दीजिए। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को अवसर दिया, वहां पर राजस्थान में भाई शर्मा जी को अवसर दिया, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक भाई को दिया, उड़ीसा में एक भाई को दिया, लेकिन
मध्य प्रदेश में वैसा दिया जाना संभव ही नहीं था, उचित भी नहीं था, क्योंकि वहां पर एक पका पकाया राजनेता ही चाहिए था जो सारे समीकरणों को साध करके अपनी वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर वो पार्टी, क्योंकि वहां तीन तरफ से लड़ना होगा। देवेंद्र फडणवीस जी को 3 मोर्चों पर ध्यान देना पड़ेगा, लड़ना नहीं होगा, 3 मोर्चों पर ध्यान देना पड़ेगा। वे नागपुर से है, नागपुर सनातन की राजधानी है, हिंदुत्व का देव मंदिर वहाँ पर है, संघ कार्यालय वहाँ है, तो संघ के जो मानद स्नेहिल विचार और निर्देश प्राप्त होते हैं उन पर भी देवेंद्र जी को चलना रहेगा, चलना ही चाहिए, वो तो सर्वप्रथम है। फिर उधर मोदी जी की जो अपेक्षाएं होगी उस अनुरूप भी उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। अमित शाह जी बीच बीच में उनको काड़ी करते रहेंगे, बताते रहेंगे, काड़ी करते रहेंगे मतलब बताते रहेंगे, तो वो उधर से भी दिल्ली से भी उनको अपना तादाद में बिठाना पड़ेगा। और तीसरा मोर्चा है महाराष्ट्र सरकार को गतिमान करते हुए आगे बढ़ना, और इसके लिए भाई एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ना। तो ये 3 मोर्चों पर 3 स्थानों से, 3 दृष्टियों से, 3 जगहों से एक साथ मिलाते हुए इस त्रिवेणी को प्रयागराज बनाना है। ये जो 3 नदियों का संगम है, इन 3 नदियाँ, क्योंकि वहाँ पर भी 3 पार्टियाँ हैं, यहाँ पर भी 3 हैं, एक तरफ नागपुर है, एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ मुंबई है, इन तीनों को भी मिलाना है। और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे, अब तो शिवसेना ही बोलना चाहिए, शिवसेना और एनसीपी जो भाई अजीत पवार जी की है, अब अजीत पवार जी की पार्टी को एनसीपी बोला करें, बाकी तो अब सब खेल खत्म हो गया। तो इधर 3 पार्टियों से तालमेल, 3 नगरों से तालमेल, 3 दलों से मिलाते हुए फिर महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना, इसलिए काम बहुत बड़ा है, इतना आसान नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस जी अच्छे से जानते हैं कि माथे पर जो मुकुट रखा है, जो ये साफा पहनाया है, इस साफे में फूल भी है कमल के, तो कांटे भी हो सकते हैं अगर सावधानी नहीं रखी तो। इसलिए बहुत सारे जो मुंह बाए खड़े सवाल हैं उनसे निपटना होगा। मुझे लगता है सबसे पहले उनको जो वहाँ पर एक किस्म से हत्यारों का, देशद्रोहियों का, स्मगलरों का, मर्डरर्स का, ये जो अपराधियों का बड़ा गिरोह सक्रिय है, उस गिरोह को लाइन पर लाना होगा, उस गिरोह को ख़त्म करना होगा। ये बड़ा काम है और इसके लिए उन्हें आदर्श मुख्यमंत्री के रूप में अपने सामने योगी आदित्यनाथ जी को रखना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी के राज्य 22 करोड़ का उत्तर प्रदेश, उसमें जिस तरीके से योगी बाबा ने अपने डंडे के दम पर सबको ठीक करके रखा है, ये एक आदर्श स्थिति है किसी राज्य को सुधारने के लिए और गुंडों, बदमाशों और नालायकों, अपराधियों को ठीक करने के लिए। तो उससे तो कमतर अवस्था है आपके महाराष्ट्र की, आपकी मुंबई की। तो ये जो बाहर से समुद्र के रास्ते से आते हैं या अन्य रास्तों से आते हैं, उन सब से अपराधियों से निपटना, हथियार बंद जो गिरोह सक्रिय हैं उनसे निपटना और उनको लाइन पर लाना और अपराध विहीन महाराष्ट्र करना, अपराधी विहीन महाराष्ट्र करना, ये चुनौती है फडणवीस जी आपके सामने। पहली चुनौती मैं कह सकता हूँ, पहली चुनौती अपराधियों से मुक्त करना महाराष्ट्र को, और इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को अपना आदर्श बनाइए, किसी की परवाह किए बिना। और मैं सोचता हूँ कि आपका एकनाथ शिंदे भाई इसमें रुकावट नहीं बनेंगे, इसमें अजीत पवार जी भी संभवतः रुकावट नहीं बनेंगे। संभवतः इसलिए कह रहा हूँ कि उनके साथ कुछ ऐसा गुट भी जुड़ा हुआ है जिनका इतिहास थोड़ा काला है, जिनका इतिहास पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जिनका इतिहास दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। इसलिए थोड़े अजीत पवार जी को समझा करके और उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस जी अपना झंडा और अपना डंडा ले करके आगे बढ़ जाइए तो सही रहेगा। दूसरी बात, अब उनके सामने दूसरी चुनौती है कि जो वादे किए गए हैं वो वादे
लाडली बहना के, लाडला भाई के, उन सबको पूरी करना। अब बेशक उसके लिए कुछ टैक्सेस थोड़े बहुत इधर उधर भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आर्थिक राजधानी है आपका मुंबई, तो वहाँ पर जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है वो महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है, देश की राजधानी भी है। आर्थिक राजधानी तो वही है, राजनीतिक राजधानी भले ही दिल्ली है। इसलिए उनको भी साथ आपको करना पड़ेगा, वो सारे वादे पूरे करना रहेंगे। और अच्छा किया आपने कि 10 करोड़ जो उधर से जिहादियों के फंड में देने वाले थे वो आपने रोक लिया। अब एक आना भी वक्फ बोर्ड के नाम पर इस तरीके से कहीं देने की आवश्यकता नहीं है। अल्पसंख्यक हमारे जैनी भाई भी हैं, उनको हमारे सिख बंधु भी अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक नाम पर जो देश में 15-20 करोड़ हो गए, उनको कहाँ से अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक तो सचमुच हमारे 1.5% हमारे सिख बंधु हैं, जो इतनी संख्या में लगभग हमारे जैन बंधु हैं, तो उनको अल्पसंख्यक माना जाए, यद्यपि वे सब भी हिंदू हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जिनका कल महापरिनिर्वाण दिवस है, वे तो कहाँ करते थे 1952-53 में, केवल इसी बात पर नेहरू जी से उनका मतभेद हुआ था और उन्होंने एक तरीके से उनके कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि जैन, सिख और बौद्ध इनको हिंदू धर्म का ही अंग मानना चाहिए, हिंदू धर्म के ही जो मानते हुए इनको उसी में सम्मिलित करें, इनको अलग अलग धर्म के रूप में आप व्याख्यायित न करें संविधान में। लेकिन नेहरू नहीं माने थे, मतभेद का बड़ा कारण यह था। तो कल उनका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, जो इस देश की नींव गढ़ने वाले नेताओं में से एक रहे हैं, तपस्वी व्यक्तित्व रहे हैं, उनका भी हम स्मरण कर रहे हैं साथ साथ। और साथ ही फिर वापस लौट के आते हैं कि जो वादे हैं, वादे पूरे करना है, अर्थ उसके लिए जुटाना है, कई परियोजनाएं जो अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा करना है, साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आदर्श राज्य बनाना है। और उसके लिए मैं तो आज आपके शपथ ग्रहण समारोह जब वहाँ चल रहा था तो योगी बाबा को देख के ही आत्मा मन तो ऐसा हो रहा था, योगी बाबा भी संबोधित करते तो जितनी तालियां और जितनी आवाज़ें उत्साह की, उमंग की, भाई पहली बार खूब ज़बरदस्त उफान उठा जब देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। फिर एकनाथ शिंदे जी जब आए तो भी उसी तरीके से तूफान उठा और थोड़ी बहुत तालियां हमारे अजीत पवार जी के समय पर भी बजी, सभी प्रसन्न थे। लेकिन अगर गलती से भी आपने किसी रूप में योगी बाबा को भी 2 मिनट बोलने का बोलते थे तो इतनी तालियां बजती कि आपका वो जो आज़ाद नगर ही आज़ाद हो जाता। तो लेकिन बहुत अच्छा हुआ है और बहुत बहुत देश की शुभकामनाएं हैं, महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता की आपको शुभकामनाएं हैं। और मैं सोचता हूं कि शरद पवार जी अब उनको संन्यास की घोषणा करनी चाहिए। एक बढ़िया अनुकूल अवसर अब उनके पास में है, वे संन्यास ले लें। सुप्रिया सुले भी अपने भाई के साथ में, अजीत पवार के साथ पूरी शक्ति बन के साथ में आ जाए। और मैं सोचता हूं कि अभी उद्धव जी के पास में भी अब कोई चारा नहीं है, जो किया है उसका पश्चाताप करें और पश्चाताप करके और मोदी जी के सामने हाथ जोड़ ले और अपने जो 8-9 सांसद हैं वो उनकी शरण में रख दे। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और सबके लिए अच्छा होगा। भारत माता की जय।